आइए दोस्तों देखते हैं हॉलीवुड का लाइव मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, तो अगले 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाए तो औसत कितना बढ़ेगा। तो देख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 5 है तो इसमें जो बीच वाला होता है वही औसत होता है, तो हो गया 5। अभी m का जो वैल्यू है 5 है। अगर इसमें 9 के बाद 11, 13 और 15 शामिल कर लिया जाए तो अब 2 और 2 4 और 2 और 2 4, तो इसमें जो बीच वाला होता है ना उसका आधा ही औसत होता है। 9, 7, 16 का आधा 8, यानी कि औसत में कितना का वृद्धि होगा, 3 का। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बराबर 7 है, रूट है, रूट a प्लस रूट बी बराबर 7 है, रूट बी a माइनस रूट बी बराबर 3 है। तो यहाँ देखिए 2 रूट a, या फिर a का वैल्यू जो होता है रूट a का वैल्यू 7 और 3 10 का आधा 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो a का जो वैल्यू है 25 आ गया। तो ऐसे ही b का जो वैल्यू होगा 7 माइनस 3, b का जो वैल्यू होगा इन दोनों का, a का वैल्यू इन दोनों का योग का आधा होगा और b का जो वैल्यू है इन दोनों के अंतर का आधा होगा, तो 2 और रूट b है तो इधर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू 25 और 4, a का वैल्यू सिर्फ निकालने से भी आंसर किया जा सकता था। देखिए एक कार शहर a से b तक x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी मार्ग से y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी xy है तो पूरी यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा। तो समय जो होगा, देखिए इस दूरी को जाने में लगा समय, तो समय दूरी बटा चाल कितना था, x से गया था, तो x से x खत्म, प्लस आने में जो समय लगा तो दूरी तो xy था, इसी को फिर आया y से, तो y से y खत्म, तो y प्लस x। देखिए यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए बी। तो देखिए इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, तो माइनस 3ab और 2ab, तो ए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, और इधर है ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे ए प्लस बी है, इसे एक ख़त्म। तो अब बचा है, तो देखिए माइनस से सब में गुना हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर खत्म, खत्म माइनस प्लस खत्म, तो सबका वैल्यू कुछ नहीं बचा तो 0। देखिए यहाँ पे दिया है कि 6 कॉसिक स्क्वायर 61 डिग्री और टेन स्क्वायर 29 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 61 29 हो जाएगा ना, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट स्क्वायर 61 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 6 गुना 1 प्लस वाई है। तो देखिए कोट स्क्वायर 54 है और कोट स्क्वायर 36 है, तो इसको हम कोट को उल्टा करेंगे तो टेन स्क्वायर 54 लिख सकते हैं इसको, कोट 90 माइनस 54 तो 36 होगा ऐसे करके। तो देखिए टेन थीटा गुने कोट थीटा, अगर थीटा सेम है तो दोनों कट जाता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये दोनों का जो गुना होगा तो वाई गुना 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 बराबर में वाई 4 दिया है। देखिए वाई इसको अगर इस तरफ ले आते हैं और इस 6 को इधर ले आते हैं तो 4y माइनस वाई 3y बटा 4 माइनस 6, 3 से माइनस 2 तो वाई बराबर -8। अब देखिए दिया है कि रिया और तनु ने क्रमशः 90,000 और 60,000 रुपये का निवेश एक व्यवसाय में किया, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 दूना 6, यानी कि इसका जो रेशियो है रिया और तनु का वो 3 2 में है। रिया कार्यरत भागीदार भी है तो कुल लाभ का 20% वेतन के रूप में प्राप्त करती है और शेष लाभ को निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो कुल लाभ अगर 1.5 लाख रुपया है तो तनु का हिस्सा क्या है, तो इसमें तो रिया भागीदार है, तो कुल जो लाभ होता है उसका 20% वेतन के रूप में इसको रिया को मिलता है, तो तनु का निकालना है, तो तनु का हो जाएगा जो ये 1.5 लाख है इसका 80% जो बचता है उसी में से ना इसको मिलेगा, तो तनु का है 2 और टोटल है 5, इसी का निकालना है। 20 से काट दिए 4 और 5 तो 25 हो गया, तो 25 से 6 बार में 150 और 3 जीरो बचा, तो देखिए जीरो को छोड़ दीजिए, 4 दूना 8, 6 का 48,000 हो जाएगा। देखिए एक पिरामिड और एक प्रिज्म की ऊंचाई समान है, पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, पिरामिड का जो आधार का क्षेत्रफल है ए और प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो इसका अगर ए रहा होगा तो इसका 3 ए रहा होगा। ठीक है, तो पिरामिड का आयतन और प्रिज्म के आयतन के साथ अनुपात क्या है, तो देखिए
पिरामिड का आयतन हो जाएगा 1/3 आधार गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या है पिरामिड का 3 है और ऊंचाई तो सेम है। ठीक है, और फिर रेशियो निकालना है इसका प्रिज्म का, तो इसका सीधे होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल प्रिज्म का ए है और गुने ऊंचाई एच है। 3 से 3 खत्म तो एच एच बचा, यानी कि दोनों का अनुपात समान है। एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंतर्गत है। ठीक है, बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंदर है। यदि P एक चाप BC पर कोई बिंदु है, तो चाप तो ये होता है ना, यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो पूछ रहा है कि PAC यहाँ से 15 है, तो इधर तो 45 बचेगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है 60 60 60। तो पूछ रहा है कि ABP का मान क्या होगा, यहाँ जो बन रहा है ये कोण कितना ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है। देखिए एक थ्योरम है कि किसी यहाँ से इस चाप से किसी वृत्त की परिधि पर यहाँ जो अगर थीटा डिग्री बनेगा, तो इसी से अगर हम कहीं कहीं भी परिधि पर बनाएंगे उस सारा थीटा डिग्री कहीं बनेगा, इस सेम चाप से अगर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो PC जो है, पेन चेंज करते हैं, ये PC जो है PC से यहाँ पर 15 डिग्री बन रहा है ना, और यही P और C से यहाँ पर भी कौन बन रहा है ना, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा प्लेन करके बता देते हैं। देखिए फिगर ये था, ठीक है, यहाँ पे था ABC। ठीक है, और बोला था कि चाप पे BC जो चाप है उस पर कोई बिंदु P है, और इससे PAC जो कोण है ये 15 डिग्री है। ठीक है, और ये तो 60-60 है, पूरा जो है ये तो 60-60 डिग्री है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि ABP का मान क्या है। ठीक है, ये पूरा का पूछा है। देखिए हम जानते हैं कि ये जो PC है एक चाप है, यहाँ से ये जो कोण बना है, देखिए एक ही चाप से अगर कहीं पे कोण बनता है थीटा डिग्री, तो उसी चाप से कहीं भी कोण बनाएंगे वृत्त पर वो थीटा डिग्री ही होगा, सेम होगा। तो इसी से फिर हम यहाँ पर बना रहे हैं इसी चाप से, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो ABP का मान कितना हो जाएगा, 60 + 15 यानी कि 75 डिग्री। ठीक है, देखिए निम्नलिखित सेटों में से कौन सा सेट शून्य धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करता है। तो देखिए पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है और इसमें धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, ऋणात्मक को छोड़ के होता है, ये नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में 0 से आगे धनात्मक भी होता है और पीछे ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो यही होगा। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है, और अपरिमेय संख्या है P/Q के रूप में नहीं होता है। ठीक है, देखिए बोला है कि यदि 3 4 जो है बिंदु AB 37 और 13 का केंद्रक है, तो A के पावर B का मान पूछा है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये 3 है, ये जो 3 है ये वैल्यू है A + 3 + ये तीनों का x1 x2 x3 हो जाएगा, तो x1 + x2 + x3/3 होता है। ठीक है, तो ये हुआ बराबर 3, और ऐसे ही जो 4 का जो वैल्यू है वो y1 y2 और y3 का वैल्यू होगा। तो इसमें हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं B + 7 + 3/3, और यहाँ पे हो जाएगा A + 3 + 1, तो 3 बराबर A + 4/3 है, तो 9 में से 4 घटा तो A का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पे 3 चौका 12 और 7 3 10 माइनस हुआ, तो 12 - 10 बराबर B, यानी कि 2 आ गया B का वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आंसर। देखिए रमेश किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, प्रत्येक चौथे दिन उसकी सहायता सुरेश करता है, जो कि अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अब रमेश और सुरेश
ये 40 है और ये 60 है, तो एलसीएम लेंगे तो 120, 40 दिया 60 दूना। अब देखिए प्रत्येक चौथे दिन उसकी सहायता सुरेश करता है, जो कि 60 दिन में पूरा कर सकता है पूरा काम। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए चौथा दिन, यानी कि 3 दिन तक रमेश करेगा काम। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा रमेश? 3 × 9 काम। और चौथा दिन ये दोनों मिल के करेगा, यानी कि 5 काम। यानी कि टोटल 4 दिन में जो काम होगा, 4 दिन में वो 14 काम होगा। अब इसके नज़दीक जाने के लिए 14 × 8 112, यानी कि 32 दिन में वो 112 काम कर लेगा। तो शेष काम कितना है? अब शेष 8 काम है ना, 120 - 8। तो अब देखिए अब इतना दिन काम हुआ है, तो अब फिर रमेश 3 दिन काम करेगा, चौथा दिन सुरेश इसके साथ आएगा। तो रमेश एक दिन में 3 काम करता है, तो रमेश 2 दिन और काम करके कितना काम कर सकता है? 6 काम। तो अब 118 काम हो गया है 34 दिन में। तो अब बचा है कितना? 2 काम बचा है। तो अभी 2 दिन किया है, तो तीसरा दिन भी तो रमेश को ही करना है। तो ये 2 काम रमेश 3 के हिसाब से कितना दिन में करेगा? तो 2/3 दिन में करेगा, यानी कि टोटल जो समय लगा है इधर 34 दिन और 2/3 दिन यहाँ पे बचा है। देखिए यदि 2 सहप्राइम संख्याओं का योग 35 है, सहप्राइम मतलब सहभाज्य, ठीक है, को प्राइम बोलते हैं, उनका गुणनफल अधिकतम संभव मान क्या होगा गुणनफल का? तो देखिए इसको कभी भी सह अभाज्य किसको बोलते हैं? वैसी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या, दो लगातार प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा 1 है, ठीक है, जिसका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 आएगा, वही सहभाज्य होगा, ठीक है। जैसे 6 7 भी सहभाज्य है एक दूसरे का, 7 8 भी सहभाज्य है। तो इसी तरह से देखिए सह प्राइम है तो सबसे पहले इसका योग दे दिया है। अगर योग दे दिया है मतलब इसका सम दे दिया है, तो इसमें से 1 घटा के 2 से भाग दीजिए और 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा। इससे एक बार में निकाल सकते हैं। तो 35 - 1 34 का आधा, 34/2 17, और 35 और 1 36/2 18। अब देखिए इन दोनों का योग 35 आ रहा है और इन दोनों का एचसीएफ भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर ही 1 का है तो मसा भी 1 आएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल, तो यूनिट डिजिट से ही देख लो, 7 8 56, 6 ही है इकाई अंक पे। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। जब उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, तो वह अपने व्यय में भी 15% की वृद्धि करता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जब भी कभी आय में अगर 15% की वृद्धि हुआ है और व्यय में भी सेम वृद्धि हुआ है, ठीक है, तो बचत में भी सेम वृद्धि होगा 15%, ठीक है, 15% का वृद्धि होगा इसमें भी। देखिए ए बराबर tan 30 दिया है, तो बी बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो बी बराबर, ये तो फॉर्मूला है tan a - b का। तो ए का मान है 60 और बी का मान है 30, तो फिर ये भी tan 30 आ गया, तो दोनों ए और बी बराबर हो गए। एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 7:11 है। ये 7 है, ये 11 है। रेशियो हटाने के लिए x या k कुछ भी लगा लीजिए। उसके मालिक ने इसके चारों ओर बाड़ लगाने में, इसमें जो बाड़ लगाया है उसका 8 रुपया प्रति मीटर खर्च से टोटल कितना खर्च हुआ है? 7200 रुपया। तो बोला इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इसके चारों तरफ लगा, इसके परिधि पे लगा होगा, ठीक है, पेरीमीटर पे। तो 2 × L + B, 11 और 7 18x, ठीक है, 8 रुपया खर्च हुआ है, ठीक है, टोटल हुआ है 7200। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 36 से 200 बार में 8 से 25 8 200 होता है। तो x का वैल्यू जो 25 आया है, अब दोनों का अंतर पूछा है, तो 11x - 7x यानी कि 4x, यानी 4 × 25 100। रोहन एक वर्गाकार भूखंड के अंदर इसके आंतरिक किनारों के साथ 1 मीटर चौड़ाई के ट्रैक पर चलता है। मान लेते हैं यह इसके अंदर, फिर मान लेते हैं कि इसके अंदर का जो चौड़ाई है वो 1 मीटर का है, ठीक है, चारों तरफ से। तो 1 मीटर की चौड़ाई पर इसका क्षेत्रफल दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल 156 है ना, ट्रैक का क्षेत्रफल 156 है। तो वर्गाकार भूखंड की बाहरी सीमा की भुजा की लंबाई क्या होगा? ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, इसका लंबाई पूछा है, ठीक है। देखिए वर्ग है, दिखने में थोड़ा आयत टाइप लग रहा है। देखिए इसका भुजा ए मान लेते हैं और इसका भुजा ए, इधर से 1 और इधर से 1 घटेगा तो a - 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस a - 2 का क्षेत्रफल बराबर 156 है। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो a² माइनस a - b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² - 2ab यानी कि 4a हो जाएगा।
बराबर 156 है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉल्व कर ही लेते हैं, -4 इससे ख़त्म हो जाएगा। तो इस 4 को उधर जोड़ देंगे तो 160 बचेगा, -4a, 4 से ये तो माइनस में ही रहेगा, 4 से 40 चौका, तो a बराबर 40 आ गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते थे। 40 का स्क्वायर 1600 करते और 38 1544 करके इसका घटाते, तो जिसमें इसमें गैप आ जाता 156 का, तो यही आंसर प्रूफ हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठोस शंकु की आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस शंकु से कई छोटे शंकु जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 4 और 8 है तो पूरी तरह निकाले जाते हैं। तो इससे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? देखिए, पहला जो शंकु है उसका आयतन 1/3 पाई, उधर भी वो 1/3 तो पाई खत्म हो जाएगा, तो इसका 12 × 12 आर स्क्वायर और एच, और इधर हो जाएगा 4 × 4 गुना ऊंचाई, मान लेते हैं टोटल एन, ऐसा छोटा वाला शंकु बनेगा। 16 से 16, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से 6 यानी कि 18। एक बेकर ने 25 रुपया प्रति कप केक की दर से 500 कप केक खरीदा। ठीक है, टोटल 500 खरीदा है। तो इसको कितना सीपी इसका कितना हो गया? 25 × 5 = 125 यानी कि 12,500 रुपया इसका सीपी है। उनमें से 80%, 500 का 80% यानी कि 400 हो जाएगा। 5 × 8 = 40, 80% है तो 0 से 0 तो 8, 80 बचे 400 हुआ ना। तो इसको क्या किया है कि 30% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 को खरीदा होगा 25 रुपये से, तो कितना में खरीदा होगा? 10,000 में सीपी, और 30% प्रॉफिट पे बेचा होगा तो 13,000 में बेचा होगा एसपी। कोई दिक्कत? और देखिए शेष कप कितना है? 100 है, इसको खरीदा है 25 रुपया से, यानी कि ये है कितना का? 2500 का। ठीक है, 12,500 में से 12,500 में से 10,000 हो गया तो 2500 ही बचा। तो देखिए 20% की हानि, तो एक पे 25 रुपया है, इसका 20% हानि यानी 1/5 यानी कि 5 रुपया का लॉस पे, तो यानी कि 100 को बेचेगा 20 रुपया की दर से। तो ये सीपी था, एएसपी है, 2,000 में बेचेगा। तो बेचा है कितना में? टोटल 15,000 में। खरीदा था कितना में? 12,500 में, यानी कि लाभ कितना हुआ है? 2500 का 12,500 पे। ठीक है, तो 0 से 0 25 बचे, 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। देखिए दी गई आकृति में ए बी सी जो है समबाहु त्रिभुज है, तो 60 60 और 60। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो, और बी सी बराबर है सी डी के। अगर ये दोनों बराबर है और 100 डिग्री है तो यानी कि ये 40 होगा और ये भी 40 होगा, बराबर बराबर होगा। बी सी डी 100 है, बी सी डी 100 है ही। ए बी डी ज्ञात कीजिए, ए बी डी जो पूरा है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात क्या करना है? 60 और 40 100 ही होगा। एक कोच सेवा 144 किलोमीटर की दूरी के लिए 36 मिनट देर से शुरू होती है। देरी कम करने के लिए इसकी गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो ठीक समय पर पहुंचती है। इसकी सामान्य गति ज्ञात करें। सामान्य गति इसका हो जाएगा, देखिए इसको या तो ऑप्शन से बना सकते हैं कि देखिए अगर 144 किलोमीटर समय निकालना है तो इसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय ये लगता है, लेकिन 36 मिनट देर से शुरू होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसको चाल को बढ़ा लेता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वही तो 36 मिनट का है, 60 से भाग देते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा 12 या 12 × 25 = 60। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं 144 - 1/x और प्लस इतना, तो 3/5 है तो 3 से 48, तो 144 हो जाएगा। इसको इधर गुना कर लेंगे तो फिर आ जाएगा ये इधर इसके साथ, तो 48, तो यानी कि 1/240, 48 × 240 होता है, तो इसका वैल्यू होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए को ही रखते हैं, 48 और ये 60, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 × 24 इतना ही होगा, क्योंकि 120 तो कटेगा नहीं, 180 भी नहीं कटेगा 48 से, तो ये 5 माइनस ये 4, तो 1/240 संतुष्ट हो गया। अब देखिए बोला है कि त्रिभुज यू भी डब्लू, ठीक है, 20 21 29 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये 20 है और यू डब्लू 21 है और ये 29 है, यानी कि 20 21 और 29 जो है ये समकोण त्रिभुज का ये ट्रिपलेट है। ठीक है, 20 21 और 29, तो ये सबसे बड़ा है ना एक कर्ण है, यानी कि ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बोला है कि त्रिभुज यू भी डब्लू की भुजा बी डब्लू की माध्यिका की लंबाई कितनी होगी?
तो समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका होता है कर्ण का आधा होता है 14.5। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि निवेश किया। 4 वर्ष के बाद मिश्रधन जो है 51,200 हो गया। यदि समान अवधि के लिए 12% वार्षिक होती तो मिश्रधन कितना कम होता? 3840 रुपये कम होता। अब देखिए मिश्रधन कम हुआ है या ब्याज कम हुआ है, रेशियो सेम रहेगा उसका। तो देखिए 15% था 4 वर्ष बाद, यदि समान अवधि के लिए अगर 12 होता तो यानी कि कितना कम हो रहा है? 3% कम हो रहा है, समय इतना ही रहेगा। यानी कि कमी कितना प्रतिशत की हो रही है? और कमी का वैल्यू दे दिया 3840, यानी 12% बराबर 3840 है। तो मूलधन जो होगा हमको 100% निकालना है, तो 12 से हो जाएगा 12 तिया 36, 12 दूना 24, 320, यानी कि 100% निकालना है। 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 32,000 इसका मूलधन रहा होगा। एल ये दूध है, दूध अगर 40% है तो टोटल मिश्रण कितना होगा? दूध और पानी मिला के 2L + 10, 100, 20 दूना 40, 20 25 100। इसको अगर गुना करेंगे तो 5L, ये हो जाएगा 4L + 20, तो L बराबर 20 आ गया। तो L बराबर 20 आ गया, तो मुझे निकालना कितना है? पानी का। देखिए L 20 लीटर दूध था तो पानी कितना होगा? L का वैल्यू 20 है तो 20 और + 10, 30 लीटर पानी है। कविता एक बिग गिफ्ट शॉप चलाती है और सजावटी लैंप की कीमत उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक निर्धारित करती है। यानी कि अगर 100 रहा होगा CP तो उसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, वो 160 रहा होगा। और त्यौहार की बिक्री के दौरान वो ग्राहकों को जो छूट देती है 15% और 10% के 2 छूट देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। खरीदा है 100 में, अब इससे जितना ज़्यादा में होगा वही प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो देखिए हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है, तो 15% यानी कि 85/100, या फिर इसको 17/20 भी लिख सकते हैं, और इसको लिखते हैं 10% को 9/10, 90/100 या 9/10। देखिए 20 से 8 बार में 17 गुने 9 कर लेते हैं, 153 गुने 8/10। 8 से 8 तिया 24, 15 8 120 और 2 122 यहाँ पे है। तो देखिए 122.4 आया है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 22.4, यही प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि tan A - cosec A × sec A बराबर 2 tan A × sin A × 1 - cosec स्क्वायर A। इसको हम लिख सकते हैं -cot स्क्वायर A, इसको -cot स्क्वायर A लिख सकते हैं। देखिए tan का वैल्यू जो है sin/cos होता है, ठीक है, माइनस cosec A × sec A, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर जो cosec है ना, तो इसको हम अगर नीचे लिखें साइन को तो ये cosec होगा, और इसको ऊपर लिख दे तो ये sec A हो जाएगा, तो -cosec A × sec A, ठीक है। बराबर में कितना है? 2 tan A × sin A × -cot स्क्वायर A। देखो इसमें से अगर sec A को छोड़ दिया जाए तो 1 - cosec A माइनस cosec यहाँ बचेगा, क्योंकि sec तो यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 tan A, इसको छोड़ देते हैं अभी। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 - cosec स्क्वायर A cosec A, ठीक है। यहाँ पे sec है। देखिए इसको नहीं भी लिखते तो भी ये 1 - cosec भी रहता तो भी काट सकते थे, नहीं तो इसको cot में बदल के काट लेते, ठीक है। तो अब इधर बचा 2 tan A × sin A। अब देखिए sec/cosec पहले था, sin/cos लिखे थे tan को, और इसको फिर लिखे इतना, यानी कि A भी इसके बराबर है, तो ये tan A बराबर 2 tan A × sin A है। tan से tan खत्म, तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो sin A बराबर जो हो जाएगा 1/2, जो कि sin 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। ऐसे भी थीटा का वैल्यू ये सब हो नहीं सकता है, ठीक है। धन्यवाद।